हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है। क्या पूछा गया आपसे कि किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है। तो यहाँ पे बात चल रही है भैया भारत के महान्यायवादी जी की, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसमें हमारा सही आंसर? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं भारत के महान्यायवादी जी की, तो आप लोकसभा कह लो या राज्यसभा, ठीक है, दोनों को मिला के आप संसद कह लो। संसद के जब दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन होगा ना, तो उनमें इन्हें भाग लेने का अधिकार है और भाषण देने का भी अधिकार है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेकिन लगा लो, चलो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इन्हें वोट करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, यह मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। अब यह मतदान में भाग क्यों नहीं ले सकते हैं, ये भी आपके माइंड में आएगा, क्योंकि देखो यह संसद के सदस्य ही नहीं है। ठीक है, जो संसद का सदस्य होगा वही तो वोटिंग करेगा ना संसद में। ठीक है, तो ये संसद के सदस्य नहीं है, इसलिए ये मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन यह भाषण जो है दे सकते हैं। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन में भाग लेंगे और भाषण दे सकते हैं। समझ गए? अब देखो बात आएगी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो वह की गई है संविधान के अनुच्छेद 78 में। ठीक है, अनुच्छेद 78 में की गई है इस पद की व्यवस्था। और नियुक्ति कौन करते हैं भैया? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, राष्ट्रपति जी जो है वो नियुक्ति करते हैं महान्यायवादी की। चलो आपके लिए एक प्रश्न है। ठीक है, एक प्रश्न है जिसे आप कैग बोलते हो। कैग की फुल फॉर्म क्या होती है? कैग की फुल फॉर्म होती है भैया, भारत का जो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होती है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, कैग। अब मुझे कैग की नियुक्ति कौन करता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कैग की नियुक्ति कौन करते हैं? और आप सभी को पता है ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम होता क्या है। तो देखो जितने भी जो भारत का ना, जैसे भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे जितने भी मामले होंगे ना जो भारत सरकार से संबंधित होंगे, वो भारत सरकार का जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेंगे, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? ठीक है, तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे, वो कौन थे भैया? वो थे पद्मसंभव। ठीक है, अगर मैं बात करूं पद्मसंभव की, तो इन्होंने ना जो कई बौद्ध ग्रंथ हैं जिन्हें तिब्बती भाषा में उनका अनुवाद किया है पद्मसंभव जी ने। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि यह 8वीं शताब्दी में जो है इन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म को फैलाया था। ठीक है, चलो अब बढ़ें फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था आपसे पूछा जा रहा है, तो आप सभी को पता होगा भैया। ठीक है, गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह है वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा। जैसा कि आप सभी को पता है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत करी थी आपकी 12 मार्च 1930 को। ठीक है, दांडी से यात्रा जो है यात्रा शुरू होती है आपकी। 78 जो है वॉलेंटियर होते हैं यानी स्वयंसेवक होते हैं। ठीक है, अब वो यात्रा आपकी चलती है भैया। ठीक है, 78 स्वयंसेवक होते हैं जो आपके दांडी है, दांडी का है गुजरात में। तो ये लगभग 320 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और इसे कब पूरा करते हैं भैया? 24 दिन में इसे पूरा करते हैं। ठीक है, 24 दिन में इसे पूरा करते हैं, यानी 6 अप्रैल को इसे 6 अप्रैल 1930 को यह पूरी हो जाती है। समझ गए? और आपने अब यहाँ से क्या समझना है कि जो ये सत्याग्रह था, नमक सत्याग्रह, ये किसका पार्ट था? ये पार्ट था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है ना, इसकी नींव पड़ जाती है 12 मार्च 1930 को। फिर अगर मैं बात करूँ 6 अप्रैल 1930 को, फिर यह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है पूरे देश में फैल जाता है आपका। ठीक है, चलो समझ गए, शुभारंभ हो जाता है 6 अप्रैल 1930 से इसी सत्याग्रह का। समझ गए? चलो फिर कोने कोने में सविनय अवज्ञा आंदोलन फैलने लगता है। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर।
फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर, तो आप सभी को पता है भैया सबसे पहले क्या आता है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फियर बोलते हो। इस क्षोभ मंडल में क्या होती हैं, सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक है, फिर आता है आपका समताप मंडल। समताप मंडल, अब समताप मंडल नाम से ही लग रहा होगा, यानी सम यानी समान ताप होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी यहाँ पे जो तापमान रहता है वो समान रहता है। ठीक है, यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती है, मौसमी घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती है, इसीलिए यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसीलिए यहाँ हवाई जहाज उड़ते हैं। कहाँ पे भैया, समताप मंडल में। फिर इसके बाद आता है आपका ओजोन मंडल। ओजोन मंडल, ओजोन मंडल आप सभी को पता है, इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं हम। फिर इसके बाद आता है आपका आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल आता है। इसके बाद आयन मंडल में क्या होता है भैया, जितने रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन है, इनकी सैटेलाइटें वहाँ आपको घूमती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, फिर आएगा आपका बाह्य मंडल, लास्ट में आता है बाह्य मंडल यानी बहिर्मंडल, इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बहिर्मंडल हमारा लास्ट में आता है, यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम जो है बहुत मिलता है। ठीक है, चलो समझ गए। चलो अब यहीं से मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, आपने मुझे प्रश्न बताना है कि जो स्वेज नहर है, जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर कहाँ है। ठीक है, कहाँ है, चलो ऐसे ही माइंड में आया तो मैंने पूछ लिया, स्वेज नहर कहाँ है और किन किन सागर के मध्य है, ये भी आप बता सको तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, किन किन सागर के मध्य है, कहाँ है। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा पांचवा प्रश्न है, यूएसबी क्या है, आपसे पूछा जा रहा है यूएसबी क्या है। यूएसबी की फुल फॉर्म जो होती है वह होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, आप सभी ने यूएसबी का यूज़ कभी ना कभी किया होगा, आपके पास भी मोबाइल होंगे, ठीक है, लैपटॉप होगा, कुछ ना कुछ यंत्र आपके पास होंगे ही होंगे। फिर देखो हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, आपसे बात की जा रही है भैया, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। तो देखो खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर किधर है भैया, खजुराहो के मंदिर तो भैया हैं आपके। ठीक है, और 1986 में से विश्व धरोहर का दर्जा मिला था। अब आप दूसरे ऑप्शन में आओगे तो इसमें लिखा है सूर्य मंदिर कोणार्क में है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किधर है, ये आपका तो उड़ीसा में है भैया, तो ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, यानी यह उड़ीसा में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल ही सही हो गया। ठीक है, उड़ीसा में है। और इसको कब मिला था भैया, दर्जा कब मिला था कोणार्क को, तो कोणार्क को मिला था यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल जो घोषित किया गया वो किया गया 1984 में, यानी 1984 में किया गया था। ठीक है, फिर भैया सांची स्तूप आ रहा है। सांची स्तूप की अगर मैं बात करूं तो 1989 में मिला था, इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसमें शामिल किया गया था। इसमें भीमबेटका लिखा है तो भीमबेटका 2003 कर लेना। ठीक है, 2003 में मिला था। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर, इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, वह हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है, कहाँ स्तूप नहीं है। तो भैया आप सबसे पहले पढ़ोगे तो रांची लिखा है, रांची में है क्या स्तूप, नहीं है भैया, रांची में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सांची में है। सांची में जो स्तूप है वो मौर्य अशोक, मतलब जो मौर्य सम्राट थे अशोक, अशोक द्वारा बनाया गया था। ठीक है, सांची का स्तूप आप सभी को पता है। इसमें देखो भरहूत लिखा है, ठीक है ना, भरहूत लिखा है। ये जो भरहूत का स्तूप है ये आपका किधर है भैया, मध्य प्रदेश में है, एमपी के आपका जो जबलपुर ज़िला है वहाँ पे है। धमेक लिखा है, भी जो धमेक है ये क्या है, ये सारनाथ में स्थित है। ठीक है, सारनाथ, सारनाथ में स्थित एक आपका धामेक स्तूप है। ठीक है, यह आपका सबसे प्राचीन स्तूप जो है वो माना जाता है। ठीक है, चलो समझ गए। अब बढ़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले कुछ और चीज़ देख लो यहाँ पे। अगर मैं एक्स्ट्रा की बात करूँ, चलो आगे देखेंगे, फिर पहले कुछ और प्रश्न कर ही लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है
वह स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, जो मौर्य सम्राट थे अशोक, ठीक है, अशोक का एक स्तंभ है रोमिन देव स्तंभ। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो उसमें इसमें क्या लिखा गया, गौतम बुद्ध के जन्म से रिलेटेड आपका यह स्तंभ है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अशोक का जो सातवां है, जो सातवां स्तंभ अभिलेख है, सातवां अभिलेख, चलो अभिलेख कर लो इसे, सातवां जो अभिलेख है वो सबसे क्या है भैया, सबसे लंबा है, सबसे लंबा है। ठीक है, और जो ये रोमिन देव स्तंभ है, ठीक है, यह लेख, इसमें जो लेख है वह सबसे छोटा है। ठीक है, चलो समझ गए। और अगर मैं बात करूं अशोक जी की, तो एक कौशाम्बी अभिलेख है, अशोक जी का है कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख, अभिलेख। तो यह इसी अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है? रानी का अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, रानी का अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने। और जो आपसे बार बार पूछा जाता है, कई बार मैं भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है, कि 1750 की बात होती है भैया, एक होते हैं टिफेंथलर, टिफेंथेलर। ठीक है, ये जो टिफेंथलर होते हैं ये सबसे पहले जो है अशोक के जो है स्तंभ की खोज करते हैं। ठीक है ना, उसका पता लगाते हैं कि हाँ भैया कहाँ कहाँ पे स्तंभ है। फिर एक होते हैं आपके जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, प्रिंसेप। ये जो जेम्स प्रिंसेप है तो ये 1837 की बात होती है, ये 1837 में भैया इन्हें पढ़ने में सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, समझ गए। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा नवा प्रश्न है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो आप सभी को पता है, उसके सेनापति होते हैं मीर जाफ़र। वो क्या करते हैं भैया, जब वो कहते हैं कि अपनी सेना लेके आओ, तो वो अपनी सेना नहीं लेके जाते हैं। ठीक है, मीर जाफ़र, क्योंकि वो अंग्रेज़ों से मिल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है ये सिराजुद्दौला अकेला जाते हैं भैया लड़ाई करने, और ये हार जाते हैं फिर। ठीक है, तो इनको क्या होता है ना, मीर जाफ़र से कहा गया होता है भैया तुम्हें हम जो है जैसे ही सिराजुद्दौला को हम मार देंगे, उसके बाद हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे, और ये बना भी देते हैं। कब होता है प्लासी का युद्ध? वो होता है 23 जून 1757 को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बना दिया जाता है भैया किसे? मीर जाफ़र को। ठीक है, मीर जाफ़र इसमें हमारा बिल्कुल सही होगा आंसर। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? ब्रिटिश क्राउन ने, मतलब जो क्राउन आ गया था आपका, यानी राज मुकुट आ गया था भैया, ब्रिटिश राज मुकुट, जितना भी कारोबार है वो सौंप दिया था क्राउन को। तो ये बात होती है, आप सभी को पता है 1857 का जब विद्रोह होता है ना, उस विद्रोह के क्या क्या परिणाम रहे आपके, उसके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो परिणाम रहा वो तो ये रहा कि जो भी आपका 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है ना, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, इसे अधिनियम द्वारा क्या किया जाता है भैया, जो भी भारतीय प्रशासन है, ठीक है, प्रशासन का जो नियंत्रण है ना वो कंपनी से छीन लिया जाता है। ठीक है, जो इंग्लैंड में क्राउन है, यानी जो ब्रिटिश राज मुकुट है, ठीक है, वहाँ के जो राजा रानी हैं उनको सौंप दिया जाता है पूरा नियंत्रण। ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा जाता है नहीं भैया तुम्हारे समय में तो फिर ऐसे ऐसे हो रहा है करके। ठीक है, तो ये बात है आपके 1858 में, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब भैया देखो 1858 की बात है, इसी समय आता है भारत सरकार अधिनियम, अभी मैंने आपको बताया भारत सरकार अधिनियम आता है। ठीक है, अब इसी अधिनियम के तहत जो भारत के गवर्नर जनरल होंगे ना, अब उसे गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा, अब उसे कहा जाएगा क्या, वायसराय, वायसराय कहा जाएगा। ठीक है, वायसराय यहाँ से आपका कहा जाने लगता है। और भारत के जो प्रथम वायसराय होते हैं वो कौन होते हैं भैया? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसी समय इन्हीं का ही कार्यकाल चल रहा होता है फिर लॉर्ड कैनिंग का। ठीक है, चलो फिर आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान मिला है, थोड़ा बहुत भी ज्ञान मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।